हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और कल मैंने आपको वाइटल साइंस के बारे में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वीडियोस बताई थी पहले लेक्चर में कि वाइटल साइंस होते क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और पेन आता है। तो कल मैंने टेम्परेचर के बारे में आपको कुछ साइट्स बताई थी कि टेम्परेचर की कौन कौन सी साइट्स होती है। मैंने आपको बताया था ओरल, टिम्पैनिक, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोब लगा के हम थर्मामीटर में चेक करते हैं। देन मैंने कहा था आपको एक्सिलरी एंड देन वन इज रेक्टल। ये चार होते हैं। बेसिकली जो रेक्टल हमारा टेम्परेचर होता है वो इनर कोर टिश्यू, जो मैंने बताया था आपको, इनर जो कोर टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो थोरेसिक या एब्डोमिनल कैविटीज में होती है, सर्वाइकल कैविटीज होती है, उनके लिए हम मेजर करते हैं कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो हमारा कोर, जो हमारी कोर ऑर्गन्स होते हैं उनके मेजरमेंट के लिए सबसे एक्यूरेट माना जाता है। ओरल भी अच्छा होता है, जो उसका एक्यूरेसी होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मामीटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं कि थर्मामीटर होता क्या है और थर्मामीटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, उन सब सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। एक मैंने आपको कल साइट्स बताई थी, इसमें ओरल, रेक्टल, टिम्पैनिक और एक्सिलरी। एक साइट और भी होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल आर्टरी, जो उसके लिए जो थर्मामीटर होता है, जो हमने कोरोना के टाइम में देखा था, जो हम फोरहेड के पास जाते थे, जब हम वो बटन प्रेस करते थे तो वो टेम्परेचर उनका मेजर बता देता था। दैट इज टेम्पोरल आर्टरी, जहां से मेजर करते हैं। समटाइम्स हम ग्रोइन रीजन से भी करते हैं, जो टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेम्परेचर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। आज के टॉपिक में आपको पायरेक्सिया के बारे में बताऊंगा कि फीवर जो होता है हमारा, हाइपरपेरेक्सिया या हाइपोपेरेक्सिया क्या होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वाइटल साइंस। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो बॉडी हीट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर्स बॉडी टेम्परेचर को या बॉडी में जो हीट होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला फैक्टर जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब हम फूड, मैंने कल भी आपको बताया, जब हम फूड इंजेक्शन करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, फूड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। एनर्जी जो हमारी बॉडी को, एटीपी जो होता है हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। बॉडी को रन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मैंने कल ही बताया था आपको कि जब भी खाना इंजेस्ट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी में भी थर्मल एनर्जी खास करके, देन हीट लॉस होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो पहला जो होता है मेटाबॉलिज्म, जिससे मैंने कहा था कि जो एक्सप्रेस होता है बॉडी बीएमआर में, बॉडी मेटालिक रेट में होता है। ठीक है, तो बीएमआर में एक्सप्रेस करते हैं मुझसे बेसिकली। तो पहला जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, दैट इज मेटाबॉलिज्म। जब भी खाना खाएंगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो सारा क्या होता है, जो बॉडी का हीट टेम्परेचर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज मसल एक्टिविटी, जिसमें आता है हमारा एक्सरसाइज। तो हम जब भी देखते हैं कि आप देखना कि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, जब भी आप जिम जाओगे या फिर जब भी कोई पार्टिकुलर होम वर्कआउट करोगे, तो वो ये चीज देखोगे कि जब भी आप मसल एक्टिविटी करते हो, जब भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ज्यादा रेज होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेज हो जाता है, तभी हमें पसीना आता है। बॉडी उस टेम्परेचर को कोप अप करने के लिए हमारी स्वेटिंग होती है। ठीक है, बॉडी कूल आउट करती है, क्या करने के लिए? उस टेम्परेचर को कोप अप करने के लिए। अगर लंबे टाइम तक हमारा बॉडी गर्म रह गया तो दैट इज कॉल्ड इज पायरेक्सिया। ठीक है, क्या कहेगा? पायरेक्सिया कहेंगे। लंबे समय तक गर्म रहेगी बॉडी तो उसे फीवर की श्रेणी में डाल देते हैं कि हमें बुखार आ गया। ठीक है, बुखार की श्रेणी में रखते हैं। तो वो लंबे समय तक अगर बॉडी रहती है फीवर में तो दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो उस केस में क्या करता है, बॉडी फीवर को, जो हमारी पेरेक्सिया जो टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, उस टेम्परेचर को कोप अप करने के लिए बॉडी क्या करती है, वो स्वेटिंग करती है, ताकि हमारी बॉडी जो वो कूल हो जाए और जो टेम्परेचर हो वो नॉर्मल हो जाए। तो दूसरा क्या था, मसल एक्टिविटी। जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या इन्फ्लुएंस जरूर करता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इमोशन। आप देखना जब भी कभी होता है ऐसा कि एक्साइटमेंट हो जाता है, फिर एंजाइटी, किसी को डर लगता है, एंजाइटी होने लगता है या फिर नर्वसनेस होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर सडन राइज हो जाता है। ठीक है, एक्साइटमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर सडन राइज हो जाता है। अगर नोटिस करो, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा वर्क करने लगती है, तो टेम्परेचर जो होता है उसमें राइज हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी के टाइम भी टेम्परेचर हमारा राइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर नर्वसनेस हो, तीनों टाइम तीनों जो टाइप्स है, एक्साइटमेंट, एंजाइटी और नर्वसनेस, तीनों टाइम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लिटिल बिट राइज हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिजीज कंडीशन। अब हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्वेजन होता है हमारी बॉडी में, जब भी कोई बैक्टीरिया का अटैक होता है, कोई वायरल अटैक होता है, कोई इन्फेक्शन होता है पार्टिकुलर, ठीक है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, इन्वेजन होता है हमारी बॉडी में, तो हम क्या देखते हैं कि हमें फीवर होता है। क्या कहते हैं, बॉडी उस बैक्टीरियल इन्वेजन से लड़ने के लिए
क्या करती है, अपने आप को हीट जनरेट करती है, फीवर हो जाता है हमें, तो हम हमेशा क्या करते हैं, तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं। हमें हमेशा पैरासीटामोल फीवर आने के जस्ट बाद नहीं खाना होना होता है, ठीक है। कभी भी अगर फीवर आता है तो जैसे ही फीवर आया और हमने पैरासीटामोल की गोली खा ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। एसिटामिनोफेन की बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। हम मोर ओवर कहते हैं कि एसिटामिनोफेन, जिसमें हम पैरासीटामोल होता है, टाइलेनॉल जो होता है बेसिकली, तो उस केस में क्या करते हैं, हम तुरंत बुखार आया और हमने पैरासीटामोल की गोली खा ली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी जो फीवर होता है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम फाइट करने के लिए क्या करता है, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करना है तो बॉडी का टेम्परेचर इम्यून सिस्टम रेज कर देता है उस केस में। हाँ, लंबे टर्म के लिए अगर फीवर रहता है उस केस में बॉडी के लिए डेंजरस है कि अगर लंबे टर्म तो फीवर रहता है तो बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। उस केस में हमें पैरासीटामोल खाना है, बट ऐसा नहीं कि हमें फीवर अभी शुरू हुआ और हमने पैरासीटामोल खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो जब भी मैं बात करते हैं डिजीज कंडीशन की, कि जब भी हम बैक्टीरियल इन्वेजन या कोई इन्फेक्शन बॉडी में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है उससे कोप अप करने के लिए बॉडी ने बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या किया, टेम्परेचर राइज कर दिया। द नेक्स्ट वन इज एज। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आप देखोगे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। जो एडल्ट होते हैं या फिर जो भी ओल्ड एज होते हैं या फिर जो भी यंग बच्चे होते हैं एडोलसेंट पीरियड के या फिर चाइल्डहुड होता है, तो आप देखोगे एडल्ट में टिपिकली थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। गेरियाट्रिक में थोड़ा सा कभी जल्दी जल्दी फीवर आने लगता है, ठीक है। उनकी इम्यून सिस्टम भी कितनी जल्दी फीवर आता है। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है अगर आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो। नेक्स्ट वन इज हार्मोनल लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स होते हैं, बहुत मतलब इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बेसिकली। और भी सारे हार्मोन्स होते हैं, बट नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, दीज आर टू हार्मोन्स दैट आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, या फिर जिनका बहुत हद तक टेम्परेचर में दखलंदाजी रहती है, जो भी टेम्परेचर रेज करने में मतलब शामिल रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेज करने में जो फैक्टर्स होते हैं हार्मोन लेवल में, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। मोर ओवर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इन दोनों का नाम दे रहा हूं तो यही दोनों इंडल्ज होंगे या इन्वॉल्व होंगे टेम्परेचर राइज में। और सारे हार्मोन्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर समटाइम्स राइज कर जाता है, बट हम देखेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का नाम थोड़ा ज्यादा आता है टेम्परेचर के में। तो ये फैक्टर्स थे जो बॉडी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको 6 फैक्टर्स के बारे में बताया। अभी जो अगला जो टॉपिक है वो कहते हैं कि बॉडी हीट लॉस, ठीक है। तो बॉडी हीट, जब भी बॉडी में हीट होगा हमारा, तो बॉडी हीट जब भी फीवर होगा तो उसके लॉस करने के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 टाइप्स यहाँ बताए हैं, एक टाइप मैं अभी और लिख देता हूँ, ठीक है। मैं बता दूंगा लिखकर लास्ट में आपको। तो बॉडी हीट को लॉस जो होता है बेसिकली 4 टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज, मैंने लिखा है कंडक्शन, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट वन? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द सब्सटेंस डायरेक्टली इन कांटेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने ये कपड़ा पहना है तो आप देखोगे जब आप बिना कपड़े के रहोगे या फिर अगर कोई कपड़ा नहीं पहन रहे हो तो बॉडी में ज्यादा हीट लॉस होता है, लेकिन जब आप कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, हीट कम होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जब धूप होता है तो आप देखोगे जब आप छाता लेते हो तो कंपैरेटिवली आप क्या देखोगे कि आपको धूप कम लग रहा है और छाता से क्या हुआ, जो हीट लॉस है वो कम हो गया, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर कपड़े पहनते हो तो हमें जो हीट लॉस होता है वो कम होता है। तो कंडक्शन वही होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू सब्सटेंस डायरेक्टली इन कांटेक्ट, दैट इज एयर, वाटर एंड क्लोथ्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप देखोगे अगर आपने कपड़े, ठीक है, या फिर पानी है जो अगर उसमें ठंडा पानी है, अगर आप गर्म या फिर गर्म पानी आप अपना हाथ घुसाओगे तो थोड़ा सा हीट लॉस होता है, ठीक है। या फिर गर्म पानी है तो अपने ठंडा हाथ घुसाओगे तो हीट लॉस आपको महसूस हो जाता है। तो सेम टू सेम चीज है, कपड़े पहनोगे तो जो ट्रांसफर होगा कपड़ों से जो हीट लॉस होगा आपकी बॉडी में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुए, तुमने क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे, ठीक। कि अगर आपने कपड़ा पहना है तो आपकी बॉडी से ये कपड़ा, मेरी बॉडी सपोज ये कपड़ा मेरी बॉडी से चिपका हुआ है, तो जो लॉस होगा वो मेरी बॉडी से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो इन कपड़ों के थ्रू सिमिलरली धीरे धीरे लॉस हो रहा है। हाँ, अगर मैं बिना कपड़ों की, अगर मेरा ये जो पोर्शन है आप देखोगे, अगर ये पोर्शन है तो इसके कंपैरेटिवली फ्रॉम दिस पोर्शन, इस पोर्शन से ज्यादा हीट लॉस होता है। अगर हम कपड़े पहनते हो तो इस पोर्शन से हीट लॉस कम होता है। सिमिलरली आप देखोगे, मैं बताऊं तो जब हम हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो आप देखना ये पोर्शन टैन हो जाता है, हमेशा देखना ये पोर्शन क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। बट आफ्टर दैट जितना दूर हमारा हाफ टी शर्ट है, सिमिलरली जैसे मेरा ये देखो और फिर हैंड से देखोगे तो ये पोर्शन कम टैन है, टैनिंग है एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन। ये पोर्शन में ज्यादा टैनिंग है, आप देखोगे तो ये पोर्शन ज्यादा टैन है, ये पोर्शन कम टैन है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कवर्ड है, इससे हीट लॉस कम हुआ है।
तो ये मेरा कंडक्शन था। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, सेम चीज है। इवेपोरेशन जो होता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ वेपर। आप देखोगे जब आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो बॉडी से क्या निकलता है, वाटर। वाटर कैसे, जो स्वेट होता है कैसे, हमारा जो स्वेट कैसे रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। हीट होता है, धीरे धीरे स्वेट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, हमारा हीट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। जब कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम देखते हैं कि जब पंखा चल रहा होता है तो क्या होता है, हमें पसीना तो नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी से हीट लॉस जनरेट होता रहता है, ठीक है। सिमिलरली कोई हीटेड एयर, कोई गर्म हवा आ रही है तो क्या हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हीट लॉस हो रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी बॉडी से हीट लॉस गर्म हवा से या फिर पंखे के मूवमेंट से हीट लॉस धीरे धीरे स्लोली हो रहा है। तो ये तीन टाइप्स थे। द नेक्स्ट वन इज मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट वन, लास्ट वन की बात करेंगे कि अगला जो मेथड है जिसके थ्रू जो बॉडी में हीट लॉस होता है वो कौन सा होता है, तो देखेंगे। नेक्स्ट वन इज, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज रेडिएशन, है ना। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बॉडी हीट बाय द हीट वेव्स। कहते हैं ना हीट वेव चल रही है, हीट वेव्स, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हीट वेव into the space आप देखोगे बहुत सारी वेव्स जो हैं, अगर आपको पता हो कि हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेव्स जो है चल रही होती हैं, तो जो हमारी बॉडी में जो हीट लॉस होता है उन जो वेव्स की वजह से होता है उन्हें कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। सपोज जैसे एग्जांपल एक्सरेज वगैरह हो गई, एक्सरेज वगैरह क्या है, वेव्स है, एक्सरे, यूवी रेज, ठीक है। इनके थ्रू जो बॉडी में हीट लॉस होगा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो ये चार मैंने आपको मेथड्स बताए कि किनकी वजह से बॉडी में हीट लॉस होता है, दैट इज कंडक्शन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और द नेक्स्ट वन इज रेडिएशन। ये चार मेथड होते हैं। और इस पर पहले मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, उसके बारे में। तो आगे जो हमारा टॉपिक है अब हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में कि थर्मामीटर के कितने टाइप्स होते हैं, थर्मामीटर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो अब देखते हैं थर्मामीटर और कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली अगर देखिए थर्मामीटर मोटे मोटे 4 टाइप्स के होते हैं। तो मोरओवर देखते हैं, पहला जो थर्मामीटर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर, और ये मैंने उसके कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। मेरी डायग्राम उतनी जो ड्राइंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आप समझ जाए इस चीज को, और मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये थर्मामीटर के जो मैं आपको पार्ट्स आज बताऊंगा, मैंने कल आपको कहा था कि मैं थर्मामीटर के पार्ट्स बताऊंगा आपको। तो जो पहला पार्ट हमारे पास है कि ये दैट इज स्टेम, ठीक है। जो हमारे पास सपोज ये थर्मामीटर हो गया, मैं इससे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये थर्मामीटर हो गया, तो थर्मामीटर में अगर देखोगे तो दैट पोर्शन, ठीक है, जो मोटा जो थिक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टेम, है ना, स्टेम कहते हैं। और जो पोर्शन हम अंदर पुट करते हैं, ठीक है, जो ओरल लेते हैं तो माउथ में पुट करते हैं, फिर एक्सिला लेते हैं, जो इनर वॉर्ड्स रहता है, जो पेशेंट की साइड रहता है, दैट इज कॉल्ड बल्ब, है ना। ये बल्ब हमारा होता है, इसी टाइप का होता है, हम देखेंगे तो इसी टाइप का होता है थर्मामीटर। ये दैट इज स्टेम, दैट इज बल्ब, मैंने आपको बताया है। और यहाँ बल्ब के पास यहाँ जस्ट इस पोर्शन में आप देखोगे तो यहाँ रहती है मरकरी, ठीक है। यहाँ क्या फील्ड रहती है, मरकरी। हाँ, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मरकरी को ही क्यों चूज करते हैं, ठीक है। तो मरकरी जो होता है इसलिए चूज करते हैं कि मरकरी जो है वो बहुत चीप होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव नहीं होती है, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट होती है। और साथ साथ मरकरी चूज करने का कारण होता है कि थोड़ा एक्यूरेट रहती है, ठीक है, ये एक्यूरेट रहती है। तो उस चीज को देखेंगे, मरकरी इसलिए हम लोग चूज करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट भी रहती है और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देती है। तो ठीक है, मरकरी यहाँ रहता है। उसके बाद एक मैंने बताया किंक, ठीक है, किंक इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये कर्व रहता है। ये अगर ध्यान से होगे तो मैंने एक कर्व बनाया, आप देखोगे तो मैंने कर्व बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि अगर जब हम पुट करेंगे पेशेंट के ओरल या पेशेंट के एक्सिला में, अगर हम एक्सिला में पुट करते हैं या फिर हम ओरल में पुट करते हैं, तो मरकरी किंक इसलिए बनाया जाता है कि तुरंत
जब हम निकाले तो ऐसा ना हो कि जो हमारा मरकरी का लेवल हो तुरंत डाउन आ जाए। तो मरकरी लेवल जितना टेम्परेचर है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है, उसको रोक के रखने के लिए जितना टेम्परेचर है, हम ये किंक बनाते हैं कि जो मरकरी जो है उसका बैक फ्लो किंक के थ्रू रुक जाए, बैक फ्लो वापस मरकरी ना जा पाए। So that is kink is made for stopping the backflow of the mercury. देन ये क्या है, थिन ग्लास है। थिन ग्लास क्यों लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम, इस मरकरी जो कि एक्सपेंडेशन होता है उसका थोड़ा गर्म जब हीट है तो मरकरी क्या आता है, एक्सपैंड कर जाता है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि कभी भी थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसको कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, ठीक है। नेवर एवर वॉश थर्मामीटर विद द हॉट वाटर, ठीक है। कभी भी गर्म पानी से थर्मामीटर को नहीं धोना चाहिए बेसिकली, क्योंकि मरकरी गर्म जो हीट मरकरी को मिलता है तो क्या होता है, मरकरी एक्सपैंड कर जाता है। फिर उस केस में क्या होगा, अगर आपने गर्म पानी से धो दिया, मरकरी जो है एक्सपैंड कर जाएगी, उसमें जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो आपके जो टेम्परेचर मेजर करोगे वो फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके साथ ही ये थिन ग्लास में कवर हो जाता है, दैट्स वाई, क्योंकि ये कॉस्ट एक्सपेंसिव उतना नहीं रहता है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी थिन ग्लास में हम कवर करके अगर मरकरी को, हमारा जो थर्मामीटर बेसिकली थिन ग्लास में कवर रहता है, तो जब भी हम थर्मामीटर को ऐसे छाड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टेम्परेचर को किंक के थ्रू वापस बेस मिल जाने के लिए करते हैं, छाड़ते हैं। तो ध्यान रखें कि कोई भी आसपास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई टेबल ना हो, कोई कुर्सी ना हो, क्योंकि अगर छाड़ोगे तो जो ग्लास होता है बहुत थिन होता है, दैट्स वाई वो टकराएगा और टूट जाएगा, ठीक। तो बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं थर्मामीटर को। ये कैपिलरी ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है, मरकरी हमारा जो लेवल होता है, वो जितना मरकरी अगर रहेगा हमारा, अगर जितना टेम्परेचर हमारा रहेगा वो मरकरी शो करती है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर का बेसिकली पार्ट्स होते हैं। ये पूछता है, कोई भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और समटाइम्स अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत कम चांस है, लेकिन रेयरेस्ट कभी कभी पूछ लेता है कि डायग्राम देके कि आप बताओ कि थर्मामीटर के पार्ट्स के नाम बताओ। तो ये आप क्लिनिकल थर्मामीटर के पार्ट्स के नाम इजीली बता सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में क्या क्या होता है, आपने देखा भी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को, ये प्रोब रहता है, ठीक है, वो लिटिल बिट स्टील टाइप का, देखो स्टील कलर का जो स्टील कवर रहता है वो प्रोब रहता है। वो प्रोब क्या करते हैं, हम एक्सिला में लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर ओरल लेंगे तो सबलिंगुअल में, यहाँ देखो सबलिंगुअल में नीचे है ना, नीचे लगाते हैं, कैविटी होती है उसके पास में लगाते हैं, और फिर हम पुट कर देते हैं कि हम कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं, ओरल अगर लेना हो तो प्रोब हो जाता है। और देन ये स्क्रीन रहती है जहां टेम्परेचर डिनोट करता है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। ये कुछ बटन्स होते हैं जो आप देखोगे हमारा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल थर्मामीटर। डिस्पोजेबल थर्मामीटर में होता है कि फाइन स्टिक्स टाइप की रहती है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा रहता है समथिंग, आप देखोगे ये मेजरमेंट, अब इसकी फोटो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। ये थिन इम्प्रेग्नेटेड सीड्स कहते हैं, थिन इम्प्रेग्नेटेड शीट्स, थिन इम्प्रेग्नेटेड शीट्स रहते हैं जिसको मेजर करते हैं। बेसिकली ये डिस्पोजेबल इसलिए कहते हैं कि बच्चों में ओरल या फिर एक्सिला में जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उनमें एक बार लेके इसे डिस्पोज कर दिया जाता है। ये डिस्पोजेबल थर्मामीटर होता है बेसिकली, क्योंकि इनका जो रिजल्ट होता है बेसिकली नॉट एक्यूरेट, ठीक है। रिजल्ट जो आता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, नॉट सो एक्यूरेट, इसलिए सिर्फ 15 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड्स के लिए रखते हैं। एक्सिला में या फिर ओरल में थर्मामीटर को रखेंगे। बच्चों में खास करके जो न्यू बॉर्न होते हैं या फिर न्यूनेट्स होते हैं हमारे, या फिर कोई थोड़ा सा इन्फेंट हो गया, या फिर जो चाइल्डहुड बच्चे होते हैं उनके लिए बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट और न्यूनेट्स के लिए यूज करते हैं। जो 15 सेकंड के लिए रखते हैं उतना एक्यूरेट नहीं होता है, फिर भी हम उसे यूज करते हैं, डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज किया उसे डिस्पोज कर दिया, तो ये डिस्पोजेबल थर्मामीटर होता है। द नेक्स्ट वन इज टिम्पैनिक थर्मामीटर। टिम्पैनिक थर्मामीटर की बात जब भी करेंगे तो मैंने आपको कल बताया था, कल ये डायग्राम मैंने वापस आज बना रहा हूँ, मैंने कल ही बताया था कि प्रोब होता है जिसे हम ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पुश करते हैं, और देन वी होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स, आई थिंक 3 to 5 मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, फिर चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। मैंने एक चीज बताया था आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर में, कल अगर आप उससे मेजर करोगे टेम्परेचर, तो एक चीज बताया था आपको कि हम उसमें चेक करते हैं क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या कोई पस तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई वैक्स तो नहीं है। ईयर वैक्स और पस के केस में या किसी इन्फेक्शन केस में जो हमारा थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करेगा वो एक्यूरेट मेजर नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप टेम्परेचर मेजर करो तो कंसेंट लेना पेशेंट का, मैंने कल ही बताया था कंसेंट बहुत जरूरी होता है। इन सारे थर्मामीटर जब भी मेजर करो तो कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। कंसेंट लेना और साथ ही चेक करना है कोई इन्फेक्शन या फिर पस तो नहीं हो रहा है उसमें, या फिर कोई ईयर वैक्स ज्यादा तो नहीं है, उससे टेम्परेचर वेरी करेगा और रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो ये 4 टाइप्स के मैंने थर्मामीटर आपको बताया। अब आगे देखेंगे पायरेक्सिया, बात करेंगे पायरेक्सिया की कि पायरेक्सिया होता क्या है।
अमूमन देखेंगे कि अगर बोलचाल की भाषा में पाइरेक्सिया को क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं, ठीक है। तो पाइरेक्सिया क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बॉडी टेम्परेचर कितना बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है, तो याद करो आप, मैंने बताया कुछ देर पहले ही कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम देखेंगे ओरल से मेजर करेंगे, ओरल मेथड से अगर, तो कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर कोई भी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या 37.2 डिग्री सेल्सियस के अबव जाता है, दैट इज कंसीडर्ड एज द पाइरेक्सिया। वो क्या कंसीडर किया जाता है कि पाइरेक्सिया है या फीवर है, पर्सन को क्या है, फीवर है। फीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ यहाँ पे देखोगे आप कि जो इटियोलॉजी होती है, जो कॉजेज होते हैं पाइरेक्सिया के कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन। आप देखोगे कभी अगर बॉडी में कोई बैक्टीरियल, वायरल या प्रोटोजोअन इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उस केस में क्या होता है, बॉडी जो है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, बॉडी अपना टेम्परेचर क्या करती है, राइज करती है एज ए इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन इन्वेजन हुआ है बॉडी में, उनको किल करने के लिए, उनको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करती है बॉडी, बेसिकली वो टेम्परेचर रेज करती है। तो वो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। बट हाँ, मैंने आपको यही बताया कि अगर लंबे समय तक फीवर रहता है, दैट विल डू डैमेज टू द ऑर्गन्स, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज देगा। तो एक तो कारण क्या हो गया पाइरेक्सिया का, इन्फेक्शंस। दूसरा, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। वैसी डिजीज जो नर्वस सिस्टम की डिजीज होती हैं, ठीक है, सपोज कोई कारण हो गया, जापानीज एंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस में सीजर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, बहुत रिकरेंट सीजर्स आते हैं उसके बच्चों को। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस में देखोगे जो डिजीज है उसमें फीवर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, बच्चों को फीवर आता है, तो उस केस में पाइरेक्सिया होता है। कोई और डिजीज नर्वस सिस्टम की होती है, उस केस में आप देखोगे, सपोज कोई और डिजीज अगर लेते हैं नर्वस सिस्टम की, सच एज आप लेके चल सकते हो सेरेब्रल अटैक्सिया वगैरह होता है, उस केस में भी कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली जो टेम्परेचर जो है वो राइज करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स, ठीक है। वैसे कुछ खास मैलिग्नेंसी समझते हो, कैंसर, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंसी, ठीक है। मैलिग्नेंट सेल जो होते हैं और नियोप्लाज्म उनके कहते हैं वैसा मास ऑफ टिश्यू, ठीक है, दैट मास ऑफ टिश्यू दैट हैज एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, और जो कि अगल बगल जो भी नॉर्मल टिश्यूज है उनके ग्रोथ के साथ कोरिलेशन उनका बिल्कुल नहीं रहता है, और उनके ग्रोथ के साथ कोई भी क्या कांटेक्ट नहीं रहता उनका। बेसिकली अगर देखोगे आप, तो नियोप्लाज्म वो होते हैं जो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है, जो ग्रोथ करते हैं, एबनॉर्मली ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट वन इज ल्यूकीमिया, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। ल्यूकीमिया आप समझते हो ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आप देखोगे ल्यूकीमिया में ल्यूकोसाइटोसिस, वो कहते हैं हम कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स का सडनली, और वो ल्यूकीमिया कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म की बात करते हैं जब कोई क्लॉट हो जाता है आर्टरी में, या कोई बबल फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरी में। जब देखोगे जब हम कैनुलेशन करते हैं, इन दैट केस अगर एयर चला जाता है हमारी वेन में, ठीक है, फर्दर वो जाके अगर एम्बोलिज्म हो जाता है, उस केस में क्या कहते हैं, क्लॉट हो जाता है, देन वी हैव टू पुट दैट स्टेंट, और स्टेंट से वो स्टेंट लगा के वो चीज को निकालना पड़ता है, क्लॉट हो या फिर बबल्स, उन चीजों को निकालना पड़ता है, वो एम्बोलिज्म। अगर एम्बोलिज्म देखोगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करेंगे अगर, तो उस केस में क्या होता है, कोई क्लॉट होता है, बॉडी किसी पार्टिकुलर पोर्शन में है, ठीक है, सपोज जैसे कि मैं बात करूं डीवीटी की, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आपने नाम सुना होगा। तो डीवीटी केस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है, ठीक है, जो लेग्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वहां कोई पोर्शन ऑफ किसी लिम्स पोर्शन में क्लॉट होता है। अगर वो क्लॉट ब्रोकन डाउन होकर अगर वो लंग्स तक आ जाता है, पल्मोनरी हमारे पल्मोनरी बेसिकली पल्मोनरी सिस्टम में आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो क्लॉट है वो लंग्स में जाकर फंसेगा, और फंसेगा तो क्या होगा, सडन चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, जो लंग्स में होता है ब्लड एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो चांसेस है कि कार्डियक अरेस्ट सडन हो सकते हैं। वो बहुत ही कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसके लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया जाएगा तो पर्सन की सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस की बात जब भी आएगी तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, ठीक है, प्लेटलेट्स बढ़ना, तो क्लॉट हो जाना, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। उस केस में भी क्या होगा, पाइरेक्सिया होता है, बॉडी हीट कर जाती है। नेक्स्ट वन इज एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन्स एंड पायरोजेंस, ठीक है, किसी एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी जो क्या करती है, वो हमारा टेम्परेचर रेज कर देती है बॉडी का। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, अगर आप देखोगे तो पाइरेक्सिया के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण। बॉडी चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, उसके इसमें आप देखोगे क्या कि जो पाइरेक्सिया उसके बहुत सारे कारण आपको मिल जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर क्यों राइज होता है। नाउ मैं आपको बताऊंगा क्या कि फीवर जो है पाइरेक्सिया है क्या क्या अफेक्ट करता है। तो देखेंगे फीवर बेसिकली क्या होता है कि इन फीवर ऑल द बॉडी सिस्टम्स आर अफेक्टेड। तो कैसे अफेक्ट होते हैं सारे बॉडी सिस्टम्स, मैं आपको बता रहा हूं कि तो पहला सिस्टम अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर फीवर होता है, अगर बॉडी हमारी हीट होती है, ठीक है, बॉडी हीट, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो आप जब देखोगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, शैलो मतलब क्या, खोखला, है ना, तुरंत एकदम तुरंत स्किप कर रहे हैं बीट्स को, है ना, रैपिड तेज हो रहा है। तो आप देखो कोई पर्सन अगर फीवर होगा, हायर प्रेशर होगा, तो तुरंत सांस बहुत तेजी से लेता है, जस्ट लाइक दैट, और उसकी शैलो, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग होती है उसके इसमें। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि पल्स रेट जो होगा वो बहुत इंक्रीज होता है तेजी से। पल्स रेट क्या होता है, अगर आप पल्स रेट देखोगे नॉर्मली कितना होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, पल्स रेट इज नॉर्मली 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है पल्स रेट। लेकिन आप जब देखोगे उस केस में जब पायरेक्सिया रहेगा तो पल्स रेट का होगा लिटिल बिट इंक्रीज रहेगा। अगर किसी पेशेंट का पल्स रेट कांस्टेंट 72 to 80 रहता है या फिर 75 to 80 रहता है, तो उस केस में अगर आप देखोगे पल्स रेट 90 to 100 और 100 to 110 रहता है, 110, 120, समटाइम्स किसी किसी का 140 भी चला जाता है, ठीक है, दैट इज वी कैन कॉल दैट इज टैकीकार्डिया कह सकते हैं उस केस में, कि पर्सन जो है उसका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एक और चीज है सर्कुलेटरी सिस्टम में पाल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे एकदम ठक 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 ठक। अगर आप हियर करना चाहोगे, ठीक है, अस्कल्टेशन करोगे, अगर स्टेथोस्कोप से हियर करोगे किसी पेशेंट का जैसे फीवर है, तो उसके जो पल्स पाल्पिटेशंस है वो इंक्रीज कर जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पायरेक्सिया जब होगा, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बॉडी से हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा तो ठीक है, जो फ्लूइड होगा वो ज्यादा लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा ज्यादा तो फिर यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम बॉडी में फ्लूइड इंजेस्ट कर रहे हैं उसके साथ अगर फीवर होता है तो हमारी क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया, पूरी बॉडी से क्या हो रहा है, हीट लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा है, वेपर के फॉर्म में हो रहा है हीट लॉस कंटिन्यूअसली। उस केस में क्या होगा, अगर फ्लूइड जो है इंजेक्शन वो कम होता है, ठीक है, अगर फ्लूइड इंजेक्शन कम होता है उस केस में क्या होगा, जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज बर्निंग मैच्यूरेशन, और साथ ही पेशेंट को जो पेशाब होगा उसमें जलन महसूस होती है, कि हमें फीवर है उसमें पेशाब के टाइम क्या होता है, जलन महसूस होती है। नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा पायरेक्सिया का, वो हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो बेसिकली क्या होगा, हमें हेडेक होने लगता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ी बेचैनी होने लगती है। समटाइम्स कभी एक और फैक्टर है इरिटेबिलिटी, मैंने लिखा नहीं है, अगर ध्यान रखोगे तो इरिटेबिलिटी है ना, इरिटेशन बहुत होती है, इरिटेबिलिटी, व्हाट आई एम सेइंग, इरिटेबिलिटी, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, और साथ ही साथ हम बेचैन होते हैं, फीवर आता है ना, सिर दर्द हो रहा है, बेचैन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, कोई कुछ भी बात बोलता है तो बहुत चिढ़ होता है, हमें चिड़चिड़ापन आना होता है, इरिटेबिलिटी, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है जब भी फीवर होता है। तो नेक्स्ट वन इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे देखेंगे तो हैवी स्वेटिंग, ठीक है, क्या होता है, अगर हमें फीवर आता है तो उसके बाद फीवर जो होता है, बॉडी इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो उसके इसमें क्या होता है, बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि लंबे समय तक आगे चल के हीट में बॉडी ना रहे और जो वाइटल्स हो वो डैमेज ना हो, बॉडी की टेम्परेचर राइज है, फीवर अगर लगातार ज्यादा देर तक रहेगा तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो उस समय बॉडी क्या करती है, टू कोप अप विद द फीवर बॉडी इंक्रीज स्वेटिंग, स्वेटिंग इंक्रीज कर देती बॉडी, तो क्या होता है, हैवी स्वेटिंग होती है, फीवर के बाद पूरा एकदम आपको पसीने आने लगते हैं। द नेक्स्ट उसी में आता है हॉट फ्लैशेस। कभी कभी देखोगे सडन आपको हॉट फ्लैशेस आएंगे। हॉट फ्लैशेस किसे कहते हैं कि बॉडी अचानक हीट कर जाएगी एकदम, फिर कुछ देर शांत हो गया पसीना है, फिर सडन हॉट फ्लैशेस आ गया, फिर हीट कर गया, ठीक है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में होता है बेसिकली, जो पायरेक्सिया होगा पेशेंट को उस केस में हमें देखने को मिलेगा क्या क्या, हैवी स्वेटिंग और हॉट फ्लैशेस। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल में आप देखोगे तो क्या होगा कि ड्राई माउथ, देखो फीवर अगर किसी पेशेंट को आता है इसमें क्या होता है, उसको बहुत तेज प्यास लगती है, वो लगातार पानी पीता है, ठीक है, वो सही भी है, फ्लूइड का इंजेक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यूरिनरी आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर पेशेंट उस केस में फ्लूइड इंजेक्शन नहीं करेगा तो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, उसके लिए पेशेंट को क्या होता है, ड्राई माउथ। आप देखोगे तो सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। ड्राई माउथ रहता है, पेशेंट ज्यादा पानी पीता है, ठीक है, ताकि क्या करे, यूरिनरी आउटपुट को मेंटेन कर सके। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, खाना क्या होता है, थोड़ा सा भूख कम हो जाती है। फिर एक कोटेड टंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोटेड टंग कहते हैं मुंह का स्वाद बिगड़ जाना। पायरेक्सिया के केस में कोटेड टंग हो जाता है, मुंह में स्वाद कुछ नहीं आता है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, कोटेड टंग हो गया। तो फीवर जब भी होता है तो एक चीज क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, कि हमारा जो मुंह होता है वो कोटेड टंग हो जाता है। टंग जो होता है उसमें कोई स्वाद नहीं आ पाता है, हमें अजीब सी चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन होती है, कुछ भी खाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ स्वाद नहीं आ रहा, बिल्कुल सा खराब सा खाना है, तो हम लॉस ऑफ एपेटाइट उसमें हो जाता है, हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने ये आपको बताया कि पायरेक्सिया क्या होता है, ठीक है, कॉजेज, इटियोलॉजी क्या होती है पायरेक्सिया की,
और परीक्षा में कौन कौन सा सिस्टम होता है, बेसिकली सब सिस्टम अफेक्टेड होते हैं। मैंने सारे सिस्टम बताया कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे देखेंगे कि फीवर कितने टाइप्स के होते हैं और वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है वाइटल साइंस में, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करें, मैं आपके आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ जुड़े हैं इंटेंस फोकस एकेडमी में,